नमस्कार साथियों, आज का कार्यक्रम है हमारा सक्षम लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम है बाल अधिकार। बाल अधिकार पे आपको रीनू जी बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रीनू और हमारे साथ हैं ममता जी, जो कि बाल अधिकार पे चर्चा करने जा रही हैं। तो हम लोग आपके साथ बाल अधिकार के जो चौथा अधिकार है उस पर बात करेंगे, जो कि सहभागिता का अधिकार है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच जो डॉक्टर राहत इंदौर जी हैं, उनका निधन हो गया है, जो कि बहुत ही बड़े कवि और शायर थे। उनकी क्षतिपूर्ति तो कोई पूरा करना असंभव है, लेकिन हमारा जो सक्षम परिवार है, हम पूरे भावपूर्ण से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी याद में आपके सामने मैं 2 लाइनें सुनाने जा रही हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो बहुत ही दुखद घटना है ये, लेकिन इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमने पिछली चर्चा की थी उस पर हमने बात की थी कि सुरक्षा का अधिकार, बच्चों को सुरक्षा का अधिकार के बारे में जागरूक करना, उसमें अपमान दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार और शोषण से सुरक्षा व उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार। और कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी हमने बात की थी कि आर्टिकल्स में बच्चों के लिए क्या क्या अधिकार में लिखे गए हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हम सभी को जागरूक होना चाहिए कि कैसे मतलब कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक है सुरक्षा सहभागिता का अधिकार, जो कि चाइल्ड राइट्स में चौथा अधिकार है। तो इसमें हम बात करेंगे कि सहभागिता के अधिकार में सहभागिता होता क्या है। सबसे पहले तो सहभागिता मतलब कि एक हर चीज़ में भाग लेना, अपने बातों को, अपने भाव को सबके सामने प्रकट करना, ताकि वो अपनी लाइफ जो है अच्छे से जी सके, उसको मतलब कि हर तरह से आज़ाद रखना। तो हमारा कुछ इसमें पॉइंट्स है। अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार, हमने इस पे बात की थी कि अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार। एक बच्चा जो है उनको अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने सम्मान के लिए मतलब उसको अधिकार है कि वो अपने किसी भी विचार को व्यक्त कर सके। तो उसका किस तरह से हनन किया जाता है, कुछ आप बताना चाहेंगे ममता जी? विचारों का हनन, जैसे कि हम बच्चे जैसे घर में अपने सबसे ज़्यादा क्लोज अपने मम्मी के साथ होते हैं। तो अगर मम्मी कोई काम कर रही हो, उनकी बच्चे की बात नहीं सुनती और उन पर ध्यान नहीं देती। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि कुछ कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी माता से, अपने पिता से, पर वो किसी काम की वजह से या फिर किसी और परेशानी की वजह से जिसकी बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसकी बातों पे ध्यान नहीं देते पेरेंट्स। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे की जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी भावनाओं को सुनने के लिए हमारे पास कौन कौन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारी माँ, माता, पिता और भाई बहन, फिर इसके बाद हमारे टीचर्स और हमारा समाज। ये सभी जो है मतलब कि हमारी बच्चों की अभिव्यक्ति को सुनने के लिए होते हैं। तो किस तरह से वो उनको सुनते हैं और उनको सम्मान दिलाते हैं। जैसे कि माँ की जिम्मेदारी क्या होती है? माँ की जिम्मेदारी एक बच्चे से ही नहीं, पूरे परिवार से जुड़ी होती है कि जैसे कि वो माँ है, काम भी, घर का भी काम करती है, और कुछ माएँ आजकल जो है वर्तमान में वो ऑफिस वगैरह का भी काम करती है। तो इस चक्कर में बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती कि बच्चा क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो वेट करता है कि मेरी माँ काम पर से आएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी बातें सारी शेयर करूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊँगा अपनी मम्मी को। लेकिन क्या होता है लास्ट में जब मम्मी आती हैं तो मतलब कि उनको टेंशन होती है कि मुझे ये काम करना है, खाना बनाना है, फिर इसके बाद कल की तैयारी करनी है। तो इस चक्कर में बच्चा मतलब कि हमेशा कोशिश करता है कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन माँ क्या है इग्नोर करती रहती है। मतलब मैं सभी को नहीं बोल रही, कुछ माएँ जो ध्यान नहीं दे पाती और वो उसकी बातों को नहीं सुन पाती कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, या फिर उसके कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके साथ दिन में क्या हुआ
तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की बातों को सुनना। हाँ, बच्चों की बातों को सुनना, क्योंकि क्या पता उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। अगर नहीं सुनेंगे, अगर हम मतलब कि प्यार से बात करते रहें, उनके काम भी करें और बात भी करते रहें, तो बात में मतलब निकल भी सकता है कि हाँ उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या फिर वो अनसेफ तो नहीं है कहीं ना कहीं। बच्चे ऐसे बहुत हैं जो अपनी बातों को बताना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से बता नहीं पाते। पर बच्चे जरूर किसी न किसी तरह से वो कोशिश कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को अगर कोई अपने पेरेंट्स को, तो वो अपनी माता, मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, या फिर कोई बच्चा अपने पिता कोई काम कर रहा है, बिजी है किसी काम की वजह से, पर फिर भी बच्चा बार बार अपने पिता के पास जाता है और उनको परेशान करता है और कहता है कि नहीं मेरी बातों को सुनो, पापा ये बात, पापा आपको पता है वो बात बतानी थी मुझे, पापा ये बात बतानी है आपको। तो वही कुछ ना कुछ बच्चे बताते रहते हैं पेरेंट्स को। तो यही है कि पेरेंट्स को बच्चों की बातों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, थोड़ा सा ही वक्त निकाले, पर बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सेम ऐसे ही अगर हम पिता की भी बात करें तो वो भी उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और अक्सर तो माँ का तो मतलब कि कम रोल होता है कि वो बाहर जाके जॉब करती हैं, वो अक्सर घर पे ही ज़्यादातर माई रहती हैं। तो पिता जो हैं वो अक्सर बाहर ही काम करते हैं, तो उनके पास तो बहुत ही कम टाइम होता है अपने बच्चों को देने के लिए। लेकिन फिर भी उनको मतलब अपने बच्चों की सुननी चाहिए। एक मतलब कि जो भावनाएं होती है माँ से अलग होती है, पिता से अलग होती है, तो उनका रिश्ता भी थोड़ा सा अलग सा होता है। तो उनको भी मतलब कि अगर पिता भी बच्चों को टाइम दे तो जो पिता का प्यार है वो भी बच्चों को मिल पाएगा। इसी में है कि अगर पेरेंट्स अगर बच्चे को कोई बात बता रहे हैं, पेरेंट्स अगर उनकी बातों को नहीं ध्यान देते, नहीं सुनते, तो माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में, पिता के बीच में और बच्चों के बीच में दूरियां आ जाती, क्योंकि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं पर पेरेंट्स सुनते नहीं है। बच्चों को ये लगता है कि हम पापा हमारी बात नहीं सुन रहे, पापा हमसे प्यार नहीं करते, तो वो दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। तो इन दूरियों को बातों को भी सुनेंगे तो जो पिता और बच्चे की जो दूरियां बन रही हैं वो दूरियां नहीं होंगी, वो कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। तो? और इसी तरह से हम बहन, जो बच्चों के भाई बहन, बड़े भाई बहन होते हैं, तो उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है, कि क्या उनकी पूरा करते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड, जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं बड़े भाई बहन से अपनी बातों को रखते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर अपनी बात कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बड़े लोग क्या होते हैं कि नहीं तो छोटा है, तो नहीं जानता, मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है सब, तो वो भी उसको इग्नोर करते हैं। तो इस तरह बच्चों का जो है उनके अपने विचार को मतलब कि सामने ना मतलब कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनको क्या खुद पे गिल्टी सा फील होता है, उनका सम्मान का मतलब कि जो अपमान होता है कि मेरी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। तो ये बहुत ही बुरा लगता है। बच्चों के मनोबल यहाँ टूटता है, क्योंकि जब वो बड़े भाई या बहन जब उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि नहीं तुम बहुत छोटे हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे, तो बच्चों को इस तरह से ना टालकर उनको उनकी बात, जो वो बात बता रहे हैं, उन बातों को अच्छे से उन्हें समझाएं और कहें कि अगर वो बच्चा कहता है कि नहीं, जैसे बड़े लोग कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे, तो नहीं समझने के लिए पहले उसके बच्चे की बातें सुने। बच्चों की बातें सुनने में, और जो आपको लगता है कि ये बात हम ऐसे नहीं ऐसे समझा सकते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं, उसी की बात को हम दूसरे तरीके से समझा सकते हैं, तो आप उस बातों को उसे समझा दीजिए, जिसकी वजह से वो बच्चा समझ जाएगा बातों को, और अपनी बातों को फिर वो आपकी बातों को मान भी जाएगा। नहीं लगता है मैं गलत बोल रहा था, दीदी मेरी ठीक बोल रही है, मेरा भैया ठीक बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बातों को वो समझ जाएंगे। हाँ, तो हम कहते हैं ना कि बड़े लोगों को थोड़ा समझा, बच्चों की तरह ट्रीट ना करके थोड़ा सा कहते हैं कि अगर छोटा बच्चा है और वो ये कहे कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मेरी बात को कोई नहीं सुनता, तो आप उस बच्चे को बच्चे की ट्रीट ना करके एक दोस्त की तरह ट्रीट करिए, और ट्रीट करने के बाद उसकी बातों को जब सुनेंगे, समझेंगे, तो उसकी बातों से ही आपको उसके आंसर मिल जाएगा। तो आप जब उसकी बातें सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के मनोबल टूटता है कि मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं इस बारे में अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, और मतलब वो रियल में ऐसे समझने लगता है कि मैं छोटा हूँ तो मुझे मतलब कि समझ ना हो, या फिर मेरे बड़े ही जो हैं वही सही हैं। तो लेकिन बच्चा जो है वो भी सही होता है हमेशा नहीं, तो लेकिन उसकी बात भी कभी कभी सही होती है, तो मतलब माना जाए। लेकिन ये तो कर सकते हैं कि उसकी बातों को सुने, ताकि उनको
बच्चों को लगे कि हाँ मेरी बातों को सुना जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। अगर मान लो बच्चा गलत भी बोलता है कि मतलब कि ऐसा करना चाहिए, तो हम उसको क्या समझा सकते हैं कि नहीं तुम मतलब कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो कि हाँ मेरी बात को सुना गया है, इसके बाद मतलब कि मुझे उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ। और कभी कभी अगर मान लो उसकी बातें सही होती हैं तो वहाँ पे मतलब कि हम उसकी बातों को ले सकते हैं, उसको आगे हम रख सकते हैं, तो उसको उस टाइम लगेगा, फील होगा कि हाँ मेरी बातों को रखा गया है। मतलब कि कहीं बड़े भी कई बार गलत भी होते हैं, ऐसे छोटे बच्चे भी कहीं गलत तो कभी सही होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम रिश्तेदारों की बात अगर लेते हैं कि हमारे रिश्तेदार का कैसा बिहेवियर होता है और कैसी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनके साथ भी सेम ऐसी है कि रिश्तेदार आते हैं घर में तो बड़े लोगों से ही बात करते हैं। इसमें छोटे लोगों को इतना मतलब कि ज़्यादा भाव नहीं देते, तो इनके साथ भी सेम ऐसे ही हैं। अगर हम आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसा रिएक्शन है? आंगनवाड़ी में ये जैसे कि बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है, तो पढ़ने में जाने में भी अगर वहाँ बच्चा अपनी बात कहता है कि अगर जैसे कि उसे कुछ पढ़ा रहे, कोई वहाँ जो टीचर पढ़ा रही होती है, अगर वो पढ़ा रही है कुछ और बच्चे को समझ नहीं आया, पर बच्चे ने उसको उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि मैम ये ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं, तो उसकी बातों को ना ध्यान दे के, उसकी बातों को ना वो करके समझ के उसको ही डांट के बिठा दिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को भी जैसे कि हमने परिवार में किया कि बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कोई रिएक्शन या कोई जवाब देना चाहिए। तो यही काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यही हमारा काम टीचर के भी थ्रू, टीचर भी ये काम कर सकते हैं कि बच्चों की बातों को सुने और समझे, उसके बाद ही कोई रिएक्शन या कोई जो भी करनी है बात, तो उसके बाद ही करे। हाँ, स्कूल में भी ये कि टीचर वगैरह भी होती हैं, वो उनकी बातों को ध्यान से सुने, साथ में उनका जो भी विचार होता है उसको मतलब कि सम्मान करें, ताकि बच्चे के सम्मान को ठेस ना पहुँचे। और यहीं अगर हम समाज की बात करते हैं कि समाज के लोगों का कैसा व्यवहार होता है और बच्चों के साथ मतलब वो कैसा रिएक्ट करते हैं। बच्चों के साथ समाज में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि हमने परिवार में कहा, क्योंकि कुछ लोग उसमें भी वो कहते हैं नहीं मैं बड़ा हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ, तुम छोटे हो तुम गलत बोलोगे। जरूरी नहीं कि बच्चा है तो गलत ही बोलेगा। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बच्चे भी बहुत अच्छा बोल जाते हैं, बहुत से बातें होती है जो बच्चे जो काम बड़े नहीं समझ पाते वो काम बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। बहुत सी बातें होती है ऐसे, तो बच्चों पे भी ध्यान देना इसीलिए, और बच्चों की बातों सुनना समझना इसलिए जरूरी भी है। समाज में कि ये भी लेना चाहूँगी कि जब लड़ाइयाँ होती हैं आस पड़ोस में, तो उसमें मतलब कि क्या होता है कि बड़े लोग जब आपस में लड़ रहे होते हैं और बीच में मतलब कोई बच्चा होता है जो मतलब कि बोलना शुरू कर देता है अपनी मम्मी के साइड से कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर मतलब कि लड़ने लगता है, तो सामने वाला क्या बाकी लोग भी बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे वो भी मतलब कि बच्चा है तो वो अपने माँ बाप की साइड ले रहा है, तो उसको भी मतलब कि गलत नहीं कह सकते। तो इससे बच्चे का जैसे कि अगर हम विचार पे मतलब कि बच्चों की अभिव्यक्ति उनकी बातों को रखें, तो उनसे क्या होता है कि अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो बच्चे में क्या है, उनको भी मतलब कि लगेगा कि हाँ मेरी बातों को रखा जाता है और मैं भी मतलब कि कुछ हूँ, और वो और भी अपने सोचने समझने की जो शक्ति को है वो आगे बढ़ाएगा और ग्रो करेगा। अगर साथ ही अगर हम उसके विचारों को सुनते ही नहीं है, उनकी बातों को सुनते ही नहीं, इग्नोर करते हैं, मतलब हर जगह हो रहा है, घर में बाहर चारों तरफ से मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके मन में चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो फिर वो क्या करता है, चिड़चिड़ापन से मतलब कि सबसे अलग होने लगता है और मतलब कि सोचने कर देता है कि जब मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो मतलब कि क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे वो समाज से, परिवार से दूरियां बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जब मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता और समझना नहीं चाहता, तो वो अधिकतर बच्चा या तो चुप हो जाता है और या फिर वो समाज से या अपने परिवार से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। वो अपने में ही सिमटना शुरू कर देता है, अपने में ही अपनी एक अलग सी दुनिया बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो उस वक्त ये होता है कि बच्चा अकेला पड़ जाता है। तो ऐसे में बच्चे अकेले रहने की वजह से उसमें बहुत सी तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा होने लगती है, उसमें परेशानियां, वो क्या बोलते हैं, उसके साथ डिप्रेशन, कुछ बुरा हो सकता है, उसके शारीरिक तौर पे कुछ हो सकता है, मानसिक तौर पे उसे परेशानी हो सकती है,
क्योंकि हर जगह जब बच्चा अपने आप में सिमटना शुरू करता है तो फिर हम बता नहीं सकते कि फिर बच्चे के साथ क्या हो सकता है। हाँ, तो इसके लिए हमें उसके बच्चों के अधिकारों को उनको दिलाने के लिए हम सभी को साथ होना पड़ेगा, जिसमें जो है DCPCU, CWC और हमारा समाज, सरकार, DCPCR, NCPCR और हम लोग खुद, मतलब कि सब लोग एक साथ होके अगर बच्चों के लिए उनके अधिकार दिलाने में हेल्प करें तो उनका जो भविष्य है वो अच्छा होगा। आगे हम बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब कि वो तो था विचार और सम्मान पाने का अधिकार। अभिव्यक्ति भाव को अभिव्यक्त करने का उनको मतलब कि आज़ादी होनी चाहिए। एक व्यक्ति बच्चे को ही ना लेके एक बच्चे व्यक्ति सभी व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को सबके सामने प्रकट कर सके। तो कई बार होता है ना कि चुप करा देते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं बोल सकते या फिर तुम गलत बोल रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज हर जगह ऐसे होता है जैसे कि 4 लोग आपस में बैठे हैं, जैसे कि हम 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, या फिर बड़े व्यक्ति में भी ऐसा होता है कि अगर 4 लोग बात कर रहे हैं और अगर पांचवा अगर आता है और कहता है कि नहीं तो उस वक्त उसकी बात को काट दिया जाता है, उसकी बात को दबा दिया जाता है कि नहीं तुम हम लोगों के बीच में बताओ और हमारी बातों में तुमने नहीं सुना, तुमने कुछ नहीं जाना। पर जाहिर सी बात है कि अगर वो बच्चा या वो व्यक्ति उस बीच में आके उस चीज को टोक रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो एक बार उसकी बातों को सुनना जरूरी है कि या फिर कोई मीटिंग में ही हो, जैसे कि अगर कोई मीटिंग चल रही हो और मीटिंग में वो व्यक्ति बैठा तो है पर वो उस बातों को सुनते सुनते फिर अचानक से उसे कहता है कि नहीं ये चीज हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो उसकी भी राय को सुनना जरूरी होता है, उसकी बातों को भी सुनना जरूरी होता है। तो उसकी वजह से ये अच्छा रहता है कि उसकी बात वो उसकी अभिव्यक्ति जो वो कहना चाहता है उसकी बातों को सुने। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और अभिव्यक्ति में हम ये भी ले सकते हैं कि एक बच्चा जो है उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो फैमिली वाले क्या करते हैं कि वो कुछ बोलता है तो उसको चुप करा देते हैं। तो वो उसका अधिकार है कि उसके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसको सामने लाए, अपने पेरेंट्स के सामने लाए ताकि उसके साथ मतलब कि न्याय हो सके और समाज के सामने लाए। तो मतलब कि जब फैमिली वाले कुछ होते हैं जो कि उसकी सुन लेते हैं, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तो वो क्या बोलते हैं कि जब मतलब कि न्याय की बात होती है या फिर आगे, तो उसको चुप भी करा देते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इससे बेइज्जती होगी, हमारे परिवार की बेइज्जती होगी, तो वहाँ पे भी चुप करा देते हैं। अगला है सही सूचना पाने का अधिकार। एक बच्चे को सही सूचना पाने का अधिकार किस तरह से, जैसे कि हमें मीडिया द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा या फिर जो सूचना पाने का जो भी उपचार हैं वहाँ से, मतलब कि एक सभी को मतलब अधिकार होता है कि हमारे जो कि हमें समझ में आता है उससे रिलेटेड हमें न्यूज़ या फिर कुछ भी अपडेट कराया जाए तो हमें समझ में आता है। ऐसे बच्चों के लिए भी होता है कि एक बच्चे के लिए जो बच्चों को समझ में आए और उनको वो उनके लायक हो, तो उनके लिए भी मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा जाए ताकि उनको सब कुछ समझ में आ जाए। और साथ में बच्चों को अधिकार होता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि वो अपने बारे में ही या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, छोटी चीज़ जैसे कि फैमिली में ही पूछता है अपने पेरेंट्स से कि इसका मतलब क्या होता है, तो कई बार क्या होता है पेरेंट्स चुप करा देते हैं कि नहीं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है जानने की, या फिर ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को मतलब जानने की चीज़ होती है, लेकिन फिर भी चुप करा दिया जाता है कि नहीं तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम्हें मतलब कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं जानना चाहिए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि समाज में हो गया या फिर स्कूल वगैरह में, कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे भी उनको मतलब कि हमेशा नहीं, कई बार हो जाता है कि नहीं तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारे काम की नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कि बच्चों का अधिकार का हनन होता है कि उनको, लेकिन अधिकार है सूचना पाने का, तो फिर सब कुछ पता होना चाहिए। अगला हम लेते हैं विचार व धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि एक बच्चे को विचार व धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह से प्राप्त है। विचार का तो हमने बताया कि बच्चों को अपने विचारों को सबके सामने प्रकट करना चाहिए। साथ में धार्मिक स्वतंत्रता,
एक फैमिली से बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उसको जाहिर सी बात है बचपन से ही सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि जैसा माँ बाप मतलब कि धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, इसी तरह से बच्चा भी उसी से जुड़ा होता है कि पूजा पाठ जैसे जो भी रीति रिवाज होते हैं जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक उसको अपनाता है। तो बच्चे को अधिकार है अपनी भाषा को बोलने का, और साथ में पूजा पाठ से रिलेटेड कि जैसा कि मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं तो वैसे ही मैं भी करूं, ये नहीं कि उसको मना कर दिया जाए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी उसके रीति रिवाज हैं वो कर सकता है, कोई भी उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। इसके साथ ही हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि बच्चों को लेके जो बड़े लोगों की सोच है कि बच्चों में सोचने समझने की और निर्णय लेने में जो मतलब की क्षमता होती है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जैसे कि कोई गेम है, बच्चों को कोई गेम पसंद आया तो पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, कुछ करोगे। तो ऐसे ही है कि कोई बच्चा अगर कोई स्पोर्ट्स चुनता है और उसमें वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो आगे करना चाहता है उसमें, तो वो ऐसा है कि वो कर सकता है। पर यह है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं नहीं तुम अभी पढ़ने की तुम्हारी उम्र है, तुम खेल कूद में ध्यान दोगे तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं कि वो निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय ले सकते हैं वो भी, क्योंकि वो खुद के बारे में जानते हैं कि मैं किस चीज़ में किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये कर सकते हैं, बच्चे चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इस बारे में वो निर्णय ले सकते हैं इस चीज़ के, क्योंकि वो अगर पढ़ाई भी वो स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं तो वो निर्णय इसमें तो ले ही सकते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बात कर सके, अपने बारे में कह सके। हाँ, तो बच्चों को मतलब कि पता होता है और कुछ मतलब कि हर चीज़ में ये नहीं कि हर कोई पूर्ण हो। तो इसी के साथ जैसे कि एक बच्चा है उसमें जैसे कि आपने बताया कि वो एजुकेशन से अपने बारे में अच्छे से जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। तो अगर हम एजुकेशन और स्किल की बात करते हैं तो एजुकेशन में बच्चों को ही मतलब कि पता होता है कि हाँ मैं इस लाइन में आगे बढ़ूंगा या फिर मेरे लिए ये अच्छा है, मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मतलब कि कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं तुम स्पोर्ट्स में मत जाओ, तुम एजुकेशन में ही जाओ, तुम पढ़ोगे तो मतलब ये चीज़ कर पाओगे और स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता, या फिर तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चा मतलब कि ये थोड़ी ना कि पेरेंट्स बोल रहा है कि तुम्हें इसमें ही जाना चाहिए तो वो अपना मन अगर जानबूझ के लगाए भी तो फिर भी वो उस चीज़ में ढंग से सक्सेस नहीं हो पाता। बहुत ही कम चांस होता है जहाँ पे वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब तक वो दिल से ना वो चीज़ करे तो फिर उसमें कैसे बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की मन की इच्छा को भी जानना कि वो किस लाइन में जाना चाहता है या फिर क्या करना चाहता है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि एक बच्चे का निर्णय क्या है, तो यहाँ पे उसकी बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तो था एजुकेशन का। एजुकेशन के साथ ही अगर हम किसी और चीज़ में बात करें, कल्चर में या फिर समाज में, कि उसको क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, है ना। इसमें उनका ड्रेसिंग सेंस भी ले सकते हैं कि इसमें कुछ पेरेंट्स होते हैं कि तुम्हें ऐसे ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, हम इस समाज में रहते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब कि थोड़ा सा बच्चे डिपेंड करता है। यहाँ पे मतलब कि ये तो हो सकता है कि हाँ पेरेंट्स सही बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पे बच्चों को भी बात माननी चाहिए। तो जहाँ पे मतलब कि सही है वहाँ पे बच्चों के निर्णय लिया जा सकता है। इसके बाद हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 के अंदर दिया गया है कि बच्चों को सूचना पाने तथा उसमें सहभागी रहने, मिलने जुलने, समूह या संगठन में शामिल होने का अधिकार है। बिल्कुल, आर्टिकल में भी जैसा हमने अभी बताया था कि एक बच्चे को सूचना पाने का अधिकार है और उसमें सहभागी रहने, मिलने जुलने, समूह या संगठन में शामिल होने का अधिकार है। कि एक बच्चा जो है अपना एक समूह बना सकता है, जैसे कि अपने फ्रेंड्स अलग से बना सकता है, कि उसको हम रोक नहीं सकते कि नहीं तुम्हारा ये फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे करना है। क्योंकि फ्रेंड्स तो अपने आप बनते ही, ये थोड़ी ना कि उनको बनाया जाता है कि नहीं तुम्हारे लिए ये ठीक है तुम इसको बनाओ। तो वो तो अपने आप साथ में रहते हैं तो फ्रेंड्स बन जाते हैं।
और साथ में ये भी कि मिलने जुलने का अधिकार है कि वो किसी से भी अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, समाज में किसी से मिल सकता है, अपने फ्रेंड से मिल सकता है। उसको मतलब किसी से अलग नहीं किया जा सकता है कि नहीं तुम्हें अपने दादा दादी से नहीं मिलना, या फिर मतलब तुम यहीं पे अपने एक रूम में बंद रहोगे। मतलब उसको अधिकार है कि अपने रूम में रह के और फिर इसके बाद बाकी समाज के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मतलब जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे वो मिले, उनसे बात करें, उसका पूरा अधिकार है। जब तक कि ये बच्चे के लिए या किसी अन्य के लिए घातक ना हो। ये मतलब कि ये बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों को हम मिलने देने के लिए बोल रहे हैं या फिर एक समूह बनाने के लिए बोल रहे हैं तो उनका अधिकार वहीं तक सीमित है जहाँ तक कि उसके लिए घातक ना हो। अगर बाय चांस उसने एक फ्रेंड सर्कल बनाया, फ्रेंड सर्कल बुरा भी हो सकता है, बोलते हैं ना कि सत्संगति का असर है। तो अगर मान लो कि फ्रेंड सर्कल बेकार है तो वहाँ पे मना करना है पेरेंट्स को कि नहीं ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बेकार है, तुम्हें अलग अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो कि तुमसे मतलब कि ज़्यादा एजुकेटेड हो, मतलब कि तुमसे लेवल में अच्छे हो, ये नहीं कि तुमसे और नालायक से हो। तो ऐसे मतलब कि बनाओ अपने फ्रेंड्स और ऐसे ही अपना जो संगति बनाओ ताकि हम आगे बढ़ सकें, पीछे ना रहें। और समूह भी ऐसा हो जैसे कि मान लो फैमिली में ही कुछ लोग होते हैं कि वो बुरे भी होते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं और बच्चों के साथ गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे मतलब कि हम उनको रोकना चाहिए बच्चों को कि नहीं तुम इनके साथ नहीं रहोगे, तुम घर में रहो, यहाँ पे मतलब एरिया बेकार है, घर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम मतलब कि कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 14 है जिसके अंदर दिया गया है कि बच्चा जो चाहता है उसे सोचने, उसमें विश्वास रखने का और अपने धर्म के पालन का अधिकार है। बिल्कुल सही है कि बच्चा जो चाहता है उसे सोचने का उसको अधिकार है, उसमें विश्वास रखने का अधिकार है। बच्चा अगर अच्छा सोच रहा है कि हाँ हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो वो अपने मतलब बातों को रख सकता है कि हाँ मैं जो चाहता हूँ उस पर मुझे विश्वास है, अपनी बातों पे वो विश्वास रख सकता है। जब तक कि बच्चा किसी अन्य को उसके अधिकार का उपयोग करने का से साबित ना करे, इन मामलों में बच्चों को अभिभावक के द्वारा बताया जाना चाहिए। जैसे कि बच्चों को मतलब कि अपने धर्म के पालन का अधिकार है, तो उसमें बच्चा जो है अपने अधिकारों का मतलब उपयोग कर सकता है। अगर कोई और उसके अधिकारों का साबित करे कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे मतलब कि बच्चे को समझा सकते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। अगर कहीं गलत हो रहा है कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम उसको बच्चे को मना भी कर सकते हैं कि तुम इस चीज़ को मत सोचो और इसको आगे मत बढ़ाओ। आर्टिकल 15 है जिसमें बच्चों को आपस में मिलने जुलने, समूह या संगठन में शामिल होने का अधिकार है जब तक कि इससे अन्य व्यक्तियों के अधिकार बाधित ना हो। जैसा कि 13 आर्टिकल में दिया गया था कि बच्चों को क्षति ना पहुँचे, इससे हम मतलब कि बच्चों को अधिकार है कि वो समूह में मिले या फिर अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाए या फिर अपने समाज से जुड़े लोगों से मिले उस समय तक ताकि उसको बच्चे को क्षति ना पहुँचे। लेकिन आर्टिकल 15 में ये दे रखा है कि उस समय तक मतलब कि बच्चों को मिलना और जुलना शामिल है जब तक कि सामने वाले को क्षति ना पहुँचे, है ना। क्योंकि समूह से ऐसा ना हो कि जैसे बच्चों ने समूह बनाया है पर ऐसा हो कि अगर जिस बच्चे ने वो समूह बनाया है और वो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान करना चाहते हैं, जैसे कि खेल के ही में ही सही, जैसे बच्चा कोई खेल रहा हो और सामने कोई ऐसा हो व्यक्ति हो जिसकी वजह से उसको परेशानी हो जाए, तो ऐसा कोई समूह ना हो जिसकी वजह से कि दूसरों को परेशानी हो। जहाँ तक खुद की सुरक्षा की भी जरूरत है वो सुरक्षा खुद तो रखेंगे और सामने वाले की भी सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी होती है इसमें। हाँ, जैसे कि आपने बताया ऐसे ही अगर मान लो कोई बच्चा है वो मानसिक रूप से मतलब कि परेशान है या फिर उसके अंदर इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि वो सामने कैसा व्यवहार करेगा, मतलब कि वो ऐसा करता है कि अपना फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी से मिलता है तो कभी भी उसे कुछ भी खींच के मार देता है या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करता है। तो ऐसे में बच्चे को समूह से अलग करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसको मतलब कि ऐसे रखा जाए या तो उसके साथ कोई रहे कि मतलब कि वो कुछ किसी के साथ गलत ना करे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए।
इसके साथ ही अनुच्छेद आर्टिकल 16 में देखते हैं तो बच्चों को निजता का अधिकार है। हाँ, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? निजता के अधिकार में ऐसे ऐसे कह सकते हैं हम कि जैसे कि कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, अक्सर ये बड़े लोग क्या करते हैं कि कोई छोटा बच्चा है वो खेल रहा है, या फिर कोई आस पड़ोस के भी लोग होते हैं जो बच्चा कोई खेल रहा है उसके पीछे से आएंगे, या तो पीछे से उसको पकड़ लेना, या फिर उसको हग कर लेना, या फिर उसको वो खेल रहा है और उसकी पैंट उतार देना। तो उसमें ऐसे बच्चे को बहुत शर्म भी महसूस होती है, बहुत अजीब सा भी फील होता है, क्योंकि वो अचानक से किसी को पीछे से पकड़ लेना या फिर उसका कपड़े उतार देना, तो बच्चों को बुरा भी लगता है। इसलिए निजता का अधिकार बच्चों को भी है कि उसके साथ कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना, कोई गलत व्यवहार ना करे, और इसकी वजह से बच्चों को निजता का अधिकार है। हाँ, बच्चों को मतलब कि इतना तो होना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा अपना ऐसा होना चाहिए कि जो भी उसको भी शर्म आती है कि उसको भी बुरा लगता है, तो थोड़ा सा उसको भी अधिकार है कि वो अपनी चीज़ों को ढक सके और सबके सामने ना रखे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सब सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं पता चलता, इनको है ना मज़े में ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को भी शर्म से आती है। और साथ में कुछ पर्सनली बातें होती हैं जो कि बच्चे सबके सामने नहीं बता पाते, लेकिन सब क्या करते हैं कि मतलब मजाक में कि हाँ तुम बोलो, क्या बोला था, कैसे किया था, कैसे क्या कर रहे थे, क्या वहाँ क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो उस बारे में जब वो उस बच्चों को छेड़ना शुरू करते हैं तो बहुत बच्चा खुद को शर्मिंदा महसूस करता है कि मैं अगर मैं जैसे उसके किसी ने कपड़े उतारे तो वो बच्चा या तो बहुत डर जाता है, या फिर वो रोते हुए कमरे में चला जाता है, या फिर अपनी मम्मी के पास चला जाता है। तो ऐसे है कि बच्चों को नहीं परेशान करना चाहिए, उनकी भी निजता का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही है कानून को बच्चों की जीवन शैली, उसकी प्रतिष्ठा, उसके परिवार तथा घर के विरुद्ध होने वाले आक्रमण से उसको सुरक्षित रखना चाहिए कि घर का जो माहौल है वो मतलब कि उससे सुरक्षित रखना चाहिए कि परिवार में कोई हिंसा हो रही है, मतलब कि लड़ाई हो रही है, या जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है परिवार में, तो उससे बच्चों को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों के मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स में किस तरह से लड़ाई हो रही है, फिर बड़े होके वो भी उसी तरह से करते हैं। तो थोड़ा सा इससे बच्चों को अलग महफूज रखना चाहिए। इसके साथ है आर्टिकल 17 जिसमें बच्चे को सार्वजनिक संचार माध्यमों द्वारा विश्वसनीय सूचना पाने का अधिकार है। टेलीविज़न, रेडियो व समाचार पत्रों को बच्चों को ऐसी सूचना देनी चाहिए जो बच्चा समझ सके, तथा ऐसे सामग्री को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे बच्चे को क्षति पहुंचे। अभी बताया था कि बच्चों को भी अधिकार है कि वो अपने जैसा कि उनको समझ में आता है उससे रिलेटेड उनको सोचने समझने के लिए जो भी न्यूज़ आती है या फिर उससे रिलेटेड जो भी उसको सूचना पाने का अधिकार है वो सब बच्चों को मिले। तो इसके साथ ही ये भी होना चाहिए कि जो भी मतलब कि नुकसान पहुंचाए बच्चों को, तो ये चीज़ बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसा होती है ना यूट्यूब में कुछ जो अपलोड वो कुछ और ऑन करना चाहते हैं, पर वो कुछ और ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी वो मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे मतलब कि ऐसा अभी होता है वैसे कि कुछ, लेकिन हर जगह नहीं होता है। इसमें कुछ वीडियोस वगैरह होती हैं जो कि ऑन होने से पहले उसमें एज मांगा जाता है कि एज क्या है, तभी वो ऑन होती है। तो ऐसी हर जगह पे होना जो है गलत चीज़ों को ना देख सके। तो ये तो था आर्टिकल्स जो भी बच्चों के अधिकार से रिलेटेड है। इसके साथ ही है कि नियम कानून बनने से कुछ हद तक बदलाव तो आए हैं हमारे देश में। बाकी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे बच्चों के शोषण को लेकर बहुत ही बुरा हाल है कि बच्चों को मतलब कि बहुत पहले से बहुत सुधार हो गया है कि उनके साथ पहले बहुत ज़्यादा शोषण होता था। और कई ऐसे देश हैं, हमारा भारत भी, जहाँ पे बच्चे जो हैं खुद को सेफ फील करते हैं और आज़ादी से रह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ % ऐसा भी बहुत ही गलत तरीके से होता है। तो इस पे हमें बहुत ज़रूरी है उनके अधिकारों और उनको सुरक्षित रखने की। हम ऐसी दुनिया नहीं बना पाए जो बच्चों के हित में उनके लिए सुरक्षित हो।
जैसा कि हमें मतलब कि एक समाज स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता का मतलब ये है कि बिल्कुल आज़ाद रहे, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह से कोई भी हमें गलत हमारे साथ गलत ना हो, हम बिल्कुल आज़ाद रह सकें। तो लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम सुरक्षित पूरी तरह से नहीं हैं। ये समाज में ही ना, हम अपने घर की भी बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ शोषण की तरह से हम ले सकते हैं। हमारा मुल्क अभी भी भ्रूण हत्या, बाल व्यापार, यौन दुर्व्यवहार, लिंग अनुपात, बाल विवाह, बाल श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, मलेरिया, खसरा और निमोनिया जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे मरने वाले बच्चों के हिसाब से दुनिया के कुछ जो चुनिंदा देश हैं उसमें से हमारा भारत भी शामिल है, जहाँ पे मतलब इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं और शोषण होता है, बच्चों के साथ गलत होता है। तो उस पर हमें और आप लोगों को, सभी समाज को मिलकर बहुत ही उनके अधिकारों के लिए काम करना चाहिए, ताकि उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार, शोषण को हम रोक सकें और उनको सुरक्षित रख सकें। हमें बच्चों को अधिकार देने के लिए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण माहौल बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है कि हमें सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, और ऐसे आस पड़ोस में अगर कहीं भी शोषण हो रहा है या फिर बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो हम थोड़ा सा जागरूक रहें, और ये ऐसा ना समझे कि जब मतलब कि मेरे साथ थोड़ी ना हो रहा है या फिर मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है तो मैं उनके साथ उनकी हेल्प क्यों करूं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें आस पड़ोस में भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, या फिर ऐसा अनजान भी जिसको हम जानते नहीं है उसके साथ गलत हो रहा है तो हमें बहुत ज़रूरी है उसकी भी हेल्प करना। तो ये तो था बच्चों के अधिकार में सुरक्षा के अधिकार में हम जैसे पिछली बार हमने बात की थी, और साथ में अभी जो बात किया हमने कि बच्चों के विचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ। तो क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे या फिर आप अपनी बातों को रखना चाहेंगे तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बातों को, आपके विचारों को सबके सामने रख सकें। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है saksham.dal1@gmail.com, saksham.dal1@gmail.com, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880, जिस पर आप कभी भी कांटेक्ट रख सकते हैं हमसे और अपनी बातों को, या फिर हमसे जुड़े रह सकते हैं, सक्षम संस्था से जुड़े रह सकते हैं, या फिर आपके आसपास हो रहे कोई भी किसी भी बच्चे को हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा सक्षम का यूट्यूब चैनल भी है, सक्षम दिल्ली नाम से, और साथ में फेसबुक चैनल भी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं, और अगली बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड। धन्यवाद।